Hi, always remember that the future comes one day at a time. One day at a time. Today we are going to talk about all these important articles. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सेशन जब होता है पार्लियामेंट को. नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट में जो नंबर है वो डिसीजन आता है बाय दिस प्रेसिडेंट. स्पीकर ऑफ लोकसभा को पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट. राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 एंड 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आज के सवाल हैं वेयर आर द आइलैंड्स ऑफ सीशेल्स आइलैंड ग्रुप कहां पर लोकेटेड है. वेयर आर द आइलैंड्स ऑफ सीशेल्स लोकेटेड. सेकंड क्वेश्चन है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है हाउ मेनी स्टेट्स शेयर द कोस्ट लाइन. नंबर बताना है कितने स्टेट्स कोस्ट लाइन शेयर करते हैं. रोहर ऑफ इंडिया किस रिवर बेसिन को कहा जाता है. विच वार्म ड्राई विंड ब्लोज डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज. ये रॉकीज हैं. विंड्स जब नीचे ऐसे मूव करती हैं माउंटेन से तो ये वार्म हो जाती है. इस वार्म ड्राई विंड का नाम क्या है. ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकीज. लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जो इक्वल क्लाउड कवर था दैट वाज आइसोनेफ. अब बताना है रेनफॉल अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे लाइन्स. Which hill station is known as the Queen of Satpura? So these are 6 questions for today. आज हम पढ़ेंगे 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, EOS-01 इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च, ISRO, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वर्ली पेंटिंग्स, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, इनोवेट ऑन मास स्केल, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच. देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट एंड UAE, चाबहार रेल प्रोजेक्ट, ईरान डेवलपमेंट, चाइना, Vietnam and ASEAN. Then delivery of COVID-19 vaccination. This is science and technology section. Glacial lake outburst, and this is interfaith marriage conversion and the law 1954 Special Marriage Act. ये पेरिस अकॉर्ड है. जो बाइडेन वापस आ रहे हैं, पेरिस अकॉर्ड फिर से न्यूज में आ गया है. देन दिस इज म्यांमार. आज हम ये म्यांमार का फिजिकल मैप देखेंगे. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और ये इंडियन एक्सप्रेस है. आज संडे है तो देयर इज नो एडिटोरियल. फर्स्ट इज दिस जो बाइडेन इलेक्टेड 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो बाइडेन 270 का इलेक्टोरल कॉलेज वोट है. इनको ये मार्क क्रॉस कर लिया. Kamala Harris will be the first woman and first minority vice president of the United States of America. So this is the victorious team. ये सेनेटर कमला हैरिस हैं और ये जो बाइडन है. So 46th president of United States of America. So 538 का इलेक्टोरल कॉलेज था. बाइडन को 270 प्लस यहाँ पे मिल गया सीट्स. 20th of January को स्वेर इन पॉसिबल है. संडे होगा तो फिर मंडे को होगा. वोटर टर्नआउट इस बार काफी अच्छा रहा. 66.8% प्लस वोटर टर्नआउट था. स्विंग स्टेट्स जो होते हैं डेमोक्रेट रिपब्लिक, हमने एक मैप देखा था ना. यूजुअली डेमोक्रेट कहाँ डोमिनेट करते हैं और रिपब्लिक कहाँ डोमिनेट करते हैं. डेमोक्रेट इधर कोस्टल एरिया और जो लेक रीजन है यहाँ पे डेमोक्रेट का डोमिनेंस होता है. रिपब्लिकन जो हिंटरलैंड है यहाँ पे इनका रिपब्लिकन का डोमिनेंस है. कुछ स्विंग स्टेट्स हैं. अभी भी मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि वो लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं. लेट अस सी. यूनाइटेड स्टेट्स टैम्पलेट कहा जाता है, टॉर्च बियरर कहा जाता है डेमोक्रेसी का. दैट इज वाई यूएसए के इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट थे. इलेक्शंस में पोलराइजेशन हुआ और काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए, इवेंट्स आए जो अनबिकमिंग थे. मीडिया का रोल, टेक जाइंट्स का रोल, पोलराइजेशन हुआ. ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आने वाले टाइम पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे. रोल ऑफ मीडिया, टेक जाइंट्स एंड पोलराइजेशन. अब बाइडन और इंडिया में क्या फिर सिमिलैरिटी होगा, फ्रेंडशिप कैसे हमारी आगे फॉरवर्ड होगी. तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो बाइडन को स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री के लिए. जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था तो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे.
तब भी वाइस प्रेसिडेंट के रोल में ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशंस, जो काफी वैल्यूएबल था। अगेन प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं लुकिंग फॉरवर्ड इंडिया यूएस रिलेशंस टू ग्रेटर हाइट, तो नॉर्मलसी वुड बी देयर। अब ये कुछ पॉइंट्स है ना, इन सब पॉइंट्स पे हमें देखना होगा जो नए प्रेसिडेंट हैं 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, इनका क्या टेक होगा। अभी बहुत जल्दी कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। वेट एंड वॉच, जस्ट ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, जस्ट अभी डिसीजन नहीं करना है। जीएसपी में क्या डिसीजन होगा, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में, ट्रेड डील, ट्रम्प के साथ ट्रेड डील लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, देखते हैं बाइडेन के टाइम पे क्या होता है। वीज़ाज, H1B वीज़ाज, इसमें क्या टेक होता है बाइडेन का। अमेरिका में भी अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है, तो क्या वो वीज़ाज जो नॉर्म्स हैं H1B वीज़ा उसको रिलैक्स करेंगे या फिर ट्रम्प का स्टैंड कंटिन्यू करेंगे। चाइना के रिलेटिव क्या स्टैंड होने वाला है। कश्मीर सीएए में एज अ प्रेसिडेंट अब ये क्या स्टैंड स्टेट पॉलिसी अपनाते हैं। इंटरनेशनल आउटलुक में WHO, यूनेस्को, ह्यूमन राइट्स, ईरान डील, ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस पैसिफिक, इसराइल, मिडिल ईस्ट, रशिया, व्लादिमीर पुतिन, अरब वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज, पेरिस डील, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया और यूएसए की फ्रेंडशिप। ये जो कीवर्ड्स है ना, इन सब कीवर्ड्स में अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि आगे किस डायरेक्शन में मूवमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। दीज आर द पिलर्स। सो दिस इज अबाउट 46। अच्छा, अभी ये भी है मिस्टर ट्रम्प ने लीगल ऑप्शंस ओपन रखे हैं। आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है दैट इज दिस मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। सो विल हैव टू सी कि यहाँ भी क्या डेवलपमेंट होता है। ओके, सो राइट नाउ दिस इज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। अब जो मिस्टर ट्रम्प के टाइम से स्पेशली 2016 ऑनवर्ड्स, 15-16 ऑनवर्ड्स, राइज इन नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है। नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट पॉलिसी जो है वो सेंटर स्टेज पे आई है। कोविड-19 हुआ, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हुई, और फिर कोविड-19 में जो सप्लाई साइड बॉटलनेक देखने को आया, तो जो ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था वो अब बनने लग गया डी ग्लोबलाइजेशन। टैरिफ आ रहे हैं, इंडिया भी सेल्फ रिलायंट इंडिया पे हमने एम्फेसाइज करना चालू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, बट हम सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर डिबेट। डिबेट में आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपके वैलिड होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, फैक्ट बेस्ड होने चाहिए। सो प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर, इन फेवर और अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जैसे 1991 से हमने LPG रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ, बट ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में, फाइनेंसेस में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। सो लेट अस प्रेजेंट सम आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, और वो भी मॉडर्न टाइम्स में, कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में और जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी राइज हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में। लेट अस प्रेजेंट सम आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड है, दिस इज अबाउट इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। ISRO का फर्स्ट मिशन है 2020 में अमिड्स द पैंडेमिक। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहा है के सिवान साहब चेयरमैन कि ISRO ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से हमारा काम चल जाएगा। हमें इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं उनको बुलाना पड़ा, बिकॉज सेंटर में रह के यहाँ पे काम होता है, वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई ये काफ़ी चैलेंजिंग था और इसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग ऑफ, PSLV हमारा वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स मतलब बहुत डिपेंडेंट मशीन है। इसने कैरी किया EOS-01 और 9 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स भी। इंटरनेशनल सैटेलाइट्स मतलब फॉर दिस हम कमर्शियलाइज भी करते हैं, दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेजते हैं और इससे हम पैसे कमाते हैं। तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग। 9 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा ऑन सैटरडे। ये ISRO का वर्कहॉर्स है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-49, इसने इंजेक्ट किया EOS-01 को। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कुछ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती है, सर्वेलांस के लिए होती है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एप्लीकेशन क्या होगा?
एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट में। ये सैटेलाइट्स 1 बाय 1 20 मिनट के ड्यूरेशन में यहाँ पे लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर अबाउट 110 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई एट दिस 3:12 PM. So this is the news. PSLV C-49 Sriharikota on Saturday. ISRO. ISRO का कमर्शियल जो ब्रांच है, आर्म है, उसका नाम क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने ये पढ़ा है। ISRO की कमर्शियल जो ब्रांच है, आर्म है, उसका नाम बताइए। सो दिस इज ISRO. सेकेंड थर्ड न्यूज़ है, दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट न्यूज़. दिस इज अबाउट दिस एथिक्स, ड्यूटी, डिलीवरी. कांस्टेबल रन्स टू मेक वे फॉर एम्बुलेंस. एम्बुलेंस आ रही थी, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, 2 किलोमीटर तक ही रेन कॉन्स्टेंटली और ट्रैफिक क्लियर कराया और टाइमली उस एम्बुलेंस को यहाँ पे पैसेज प्रोवाइड किया. सो दिस इज अ वेरी गुड जॉब. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये सेकंड पेज है. राइट टू रिकॉल. राइट टू रिकॉल यहाँ पे मेंशन है. ये सब क्या होता है? राइट टू रिकॉल, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, ये जो होते हैं ना, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म होते हैं. डेमोक्रेसी मतलब जैसे एक डेमोक्रेसी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? हमने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करके भेजा, विधायक और सांसद. ये विधायक और सांसद सरकार बनाएंगे राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे, और फिर ये हमारे बिहाफ पे काम कर रहे हैं. तो हम डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले रहे हैं. जैसे कोई बिल आया, उसमें हमने डिसीजन, डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया. हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने उस बिल को लिया और डिसीजन लिया हमारे बिहाफ में. तो दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पर्सन होते हैं ना, वो डायरेक्टली कलेक्टिव वे में डिसीजन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव होता है, मतलब गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आप ये काम करो, हमें ये बिल चाहिए, इनिशिएटिव लिया है. और राइट टू रिकॉल भी होता है. राइट टू रिकॉल मतलब आपने कैंडिडेट भेजा, कैंडिडेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको आप वापस भी बुला सकते हो. इंडिया में ऐसा नहीं है, एक बार 5 साल के लिए इलेक्ट हो गए तो वो कंटिन्यू रहते हैं. राइट टू रिकॉल में वी कैन कॉल देम बैक. ये जो टर्म होता है, ये यूज होता है प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव इन अ डायरेक्ट वोट रादर देन इनडायरेक्ट इलेक्टिंग बॉडी, इलेक्टोरल कॉलेज. राइट टू रिकॉल होता है इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स का. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, राइट टू रिकॉल, दीज आर सम फीचर्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो यहाँ बात है इस न्यूज़ में ये लिखा है कि राइट टू रिकॉल शुड फर्स्ट अप्लाइज ऑन MPs, MLA. ऐसी यहाँ पे बात चल रही है राइट टू रिकॉल देने का. दिस इज अ न्यूज़. होम इज वेयर द आर्ट इज. होम इज वेयर द आर्ट इज. लुक एट दिस आर्ट, दिस ये जो वॉल पे हो रहा है. हमने 11th क्लास का आर्ट कल्चर NCERT पढ़ा है. एक्सट्रीमली गुड बुक. डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पिक होते हैं सारे एग्जाम्स में. ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है. हैव अ लुक. सो ये जो फॉर्म है ना, ये आर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं वर्ली. ये वर्ली पेंटिंग है, ऐसे दीवार पे बनाई जाती है वाइट ऐसे. दिस इज वर्ली पेंटिंग. तो ये वर्ली पेंटिंग है दीपावली RA कॉलोनी ऑन सैटरडे. सो दिस इज होम इज वेयर द आर्ट इज. अब ये जो वर्ली पेंटिंग होती है ना, वर्ली पेंटिंग बेसिकली ट्राइबल आर्ट फॉर्म है. ये महाराष्ट्र में पॉपुलर है. सह्याद्री रीजन, सिटीज़ लाइक, यहाँ पे वर्ली पेंटिंग होती है. दीवार पे इस तरीके से ये पेंटिंग की जाती है. सो दिस इज द न्यूज़. होम इज़ वेयर द आर्ट इज़. ये सनबर्न फेस्टिवल है. सनबर्न फेस्टिवल गोवा में होता है. गोवा में इस बार म्यूजिक फेस्टिवल है. कोविड-19 का इम्पैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. रिवोक्स नोट टू सनबर्न फेस्टिवल. कर्नाटका ने रिलीज किया नॉर्म्स ऑन सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स. ग्रीन क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स. कल डिबेट में आपने कुछ पॉइंट्स बताए. फायर क्रैकर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो क्यों? बिकॉज इसमें इकोनॉमिक एंगल आएगा, सेंटिमेंट्स आएंगे. देन नहीं होना चाहिए बिकॉज पॉल्यूशन का एंगल है. सो दिस वॉज फायर क्रैकर. कर्नाटका ने बोला है जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर में तमिलनाडु का बहुत ज़्यादा से है. तमिलनाडु में प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. कर्नाटका ने कहा सेल ऑफ ग्रीन क्रैकर्स. ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं? हैव अ लुक एट नोट्स. ये लेस पॉल्यूटिंग इन नेचर होता है ग्रीन क्रैकर्स. देन दिस इज कर्नाटका. पॉजिटिविटी रेट 2.12%. 4 मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है कर्नाटका की. बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. GI टैग भी दिया है कारी इशाद. ये क्या है? मैंगो ग्रोन इन द स्टेट है. GI टैग कारी इशाद को. ये जो साइट्स हैं वो हैं
पहली साइट है दिस अंतरगंगे बेटा कोलार में है, ये बेसिकली एक वाटर सोर्स है, इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है। दूसरी साइट है आदि नारायण स्वामी बेटा इन चिकबल्लापुर, ये एक ड्राई बेल्ट स्पीशीज के लिए ये जानी जाती है। तीसरी साइट है महिमा रंगा बेटा इन नीलम गंगला बेंगलुरु में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लंग्स ऑफ बेंगलुरु भी कहते हैं। देन उरुम्बी एरिया है कुमारधारा रिवर बेसिन में दक्षिण कन्नड़ में, ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इन चारों साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने का डिसीजन लिया है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती है? ये यूनिक और फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। यूनिक है और फ्रेजाइल है, जैसे ये यूनिक है ना वाटर ड्राई, और ये फ्रेजाइल है। तो यूनिक और फ्रेजाइल इकोसिस्टम है दैट कैन बी मेरीन इकोसिस्टम एज वेल, कोस्टल, इनलैंड वाटर, टेरेस्ट्रियल एरिया। तो द आइडिया इज जब हमें उन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो प्रोटेक्शन लेवल उनको ज़्यादा बेटर मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन होगा एंड एफर्ट्स होंगे टू कंजर्व दैट साइट। सो ये यूनिक है और फ्रेजाइल है, ये चार नाम है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मैसेज। प्राइम मिनिस्टर अभी आईआईटी दिल्ली में 51st कॉन्वोकेशन को एड्रेस कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए। अब बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मैसेज दे रहे हैं मतलब गवर्नमेंट मैसेज दे रही है, मतलब गवर्नमेंट डिजायर दीज क्वालिटीज फ्रॉम यू, गवर्नमेंट आपसे ये क्वालिटीज चाहती है। देखिए हम हर बार ये बात बोलते हैं, हर एग्जाम का ना एक पर्पज होता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी बीपीओ में आप जा रहे हो, कॉल सेंटर का जॉब कर रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश एंड ऑल, जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एमबीए कॉलेजेस में जा रहे हैं, आईएम में जा रहे हैं, तो आप में बिजनेस अक्यूमेंट होना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज में अलग क्वालिटी चाहिए। सिमिलरली टेक कंपनीज में जा रहे हैं आप, इनोवेटिव टेक, कुछ टेक्नोलॉजी, तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। सिविल सर्विसेज का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे दिस सेंस ऑफ सर्विस, बिकॉज लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें ना आराम से सिखाई जाती है, सिखाई जा सकती है, इट्स नो बिग डील। द एम्फेसिस ऑन दिस सेंस ऑफ सर्विस अप्रोच। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा कि टेक्नोलॉजी वुड बी प्लेइंग द बिगेस्ट रोल इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड। वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा था पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड, कोविड में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड मतलब एडिशन कर रहा है, कुछ चीज़ पहले से है उसमें नए फीचर्स ऐड हो रहा है, ऑगमेंटेड। और वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली वीआर होता है। हैड नाउ बिकम द वर्किंग रियलिटी, तो ये अब रियलिटी है। फोकस कहाँ पे करना है? क्वालिटी पे। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इंश्योर करें स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, उसको स्केल करके ब्रॉड आप कैसे वर्क करोगे। टेक्नोलॉजी में ये बड़ा आसान होता है स्केलेबिलिटी करना। इनोवेशन ज़रूरी होती है मास स्केल पे, एंड रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं, ट्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट मार्केट में। और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, यू हैव टू अडेप्ट। बी ओपन टू चेंज एंड एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी एज अ वे ऑफ लाइफ। सी, एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी एज अ वे ऑफ लाइफ। लाइफ में अनसर्टेनिटी होती है, यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज। 2016 में हम सोच रहे थे डेमोक्रेट्स आएंगे, हमने पेरिस क्लाइमेट साइन किया, बट आ गए रिपब्लिकन, डोनाल्ड ट्रम्प। 2020 में अभी हमने बेका साइन किया, हम सोच रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यू करेंगे, बट अब वापस आ गए डेमोक्रेट्स। सो अनसर्टेनिटी होती है, यू हैव टू चेंज, अडेप्ट टू द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज। If we work on these mantras, then it will reflect the country's product and will get global recognition. लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दीजिए, लिखने की आदत डालिए और बोलने की भी आदत डालिए। आप जो चीज़ देखते हैं ना वीडियोस, आप उस लैंग्वेज में देखिए, क्या ये लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज इंटरव्यूज एंड ऑल में मैं बोल सकता हूँ। लर्न दिस थिंग, लैंग्वेज बोलना। अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो लिखने को शुरू करते हैं, आता बहुत कुछ है बट पेन नहीं चलता, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। सो डू दिस प्रैक्टिस। ओके, लैंग्वेज, दैट इज वाई हम इतना एम्फेसाइज करते हैं बोल बोल के। यू do this will help you. Language comprehension and this understanding. Innovate on mass scale. Then this is Supreme Court reserves order on GST. लॉटरीज में GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर रिजर्व कर दिया है इस पे। एक्ट imposes 2 rates on sale of lotteries which petition feel is discriminatory. Then जो एक और न्यूज़ है अभी, दैट इज अबाउट UAE। ये सुप्रीम कोर्ट
चाहबार, अभी हम इस पे वापस आते हैं. दिस इज CPW, रीडेवलपमेंट ऑफ दिस राजपथ सेंट्रल विस्टा. Murdoch, and this is UAE. UAE set to overhaul Islamic laws. यूएसए भी, यूएई में भी अभी क्या है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट. ओवरहॉल कर रहा है. वाई? बिकॉज जो ऑयल है, ऑयल का लिमिटेड स्कोप बचा है फ्यूचर में. रिन्यूएबल्स पे अब ज़्यादा फोकस है. ऑयल जो फॉसिल फ्यूल्स है, ये इसका शेल्फ लाइफ अब कम बचा है फ्यूचर में. ये डिप्लीटिंग भी है, पॉलिटिंग भी है. तो यूएई क्या चाहता है? यूएई चाहता है डाइवर्सिफाई करना अपना. केवल ऑयल वाला जो इमेज है वो नहीं होना चाहिए. डाइवर्सिफाई करो इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, अदर थिंग्स, टूरिज्म में, पोटेंशियल इनोवेशन, स्टार्टअप्स. तो यूएई वांट्स टू डाइवर्सिफाई. अब डाइवर्सिफाई में ही अभी इसराइल के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए. बहरीन, इसराइल, अब्राहम अकॉर्ड. इसराइली भी अब यहाँ पे आएंगे और डाइवर्सिफाई होगी वहाँ की पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी. ग्लोबल सिटी बनने का एम है यूएई का. तो यहाँ पे फॉरेनर्स भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट भी आएगा. तो इकोनॉमिक्स इन दी एंड सब कुछ आ जाता है इकोनॉमिक्स में, मनी पे. तो यूएई भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना चाहता है. दैट इज वाई ये ओवरहॉल यहाँ पे किया जा रहा है. दिस इज द प्राइमरी रीजन. यूएई सेट टू ओवरऑल इस्लामिक लॉज. बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट लाना है, फॉरेनर्स आएंगे, तो दे हैव टू चेंज द लॉज अकॉर्डिंगली. अब ये बात है चाहबहार रेल प्रोजेक्ट का. चाहबहार रेल प्रोजेक्ट जुलाई में इस टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया था. हैव अ लुक एट नोट्स, जुलाई के कंपाइलेशन नोट्स पे. ये जियो स्ट्रैटेजिक पुश है. सी, ये कांडला है. कांडला से हम अरेबियन सी के थ्रू गए, ये गल्फ ऑफ ओमान आया और ये चाहबार पोर्ट आया. चाहबार पोर्ट से ये रेलवे लाइन है. दिस इज जहेदान एंड देन जरंज एंड देन काबुल, अफगानिस्तान. नॉट ओनली काबुल, हम सेंट्रल एशिया में भी डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं. तो एक कनेक्टिविटी मिल गई. बिकॉज पाकिस्तान से तो पॉसिबल है नहीं, तो हम यहाँ से ऐसे करके सेंट्रल एशिया में रीच कर सकते हैं. दैट इज़ वाई ये जो पोर्ट है चाहबार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट भी कर रहा है. यूएसए के सैंक्शंस भी हुए, वर्क स्लो हो गया. चाइना अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है. यूएसए ने चाइना पे सैंक्शंस लगाए, ट्रेड डील्स भी, और यहाँ ईरान पे भी लगाए. तो यूएसए ने इन अ वे इन दोनों को क्लोज ले आया. यूएसए ने चाइना और ईरान को क्लोज किया. चाइना के पास सरप्लस पैसा है, ईरान के पास पैसे नहीं है. चाइना ने अपना पैसा यहाँ पे लगाया और इनकी डील साइन हुई. तो ईरान ने क्या कहा कि जो हम इंडिया की हेल्प से ये जो रेल लाइन बनाने वाले थे उससे इरकॉन को ड्रॉप कर दिया जाए. और ऐसा करके उसने इंडिया को ड्रॉप कर दिया. और रीज़न ये दिया कि हम ये खुद बना लेंगे. खुद कैसे बना लोगे, पैसे तो है नहीं इनके पास. तो वो एक्चुअली पैसे आ रहे हैं चाइना से. तो दैट इज़ वाई अश्योरेंस चाइना को देने के लिए उन्होंने इंडिया को यहाँ से ड्रॉप कर दिया. फास्ट फॉरवर्ड टू नवंबर. इरकॉन और ईरान, इरकॉन की कैपेसिटी है रेलवे डेवलपमेंट में. ईरान ने अब ये रियलाइज़ किया कि वी नीड इंडियाज़ असिस्टेंस. बिकॉज चाइना भी इतना फ्रीली यहाँ पे मूव नहीं कर सकता जितना इजीली इंडिया कर सकता है रिसोर्सेज सप्लाई में, ग्लोबल दिस वर्ल्ड ऑर्डर में. तो अब ईरान वापस इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि हमें वापस हेल्प चाहिए, कि आप हमें इक्विपमेंट्स दो, लोकोमोटिव्स दो. तेहरान को डिफ़िकल्टी हो रही है डायरेक्टली ड्यू टू यूएस इम्पोज्ड सैंक्शंस. तो दिस इज़ द डेवलपमेंट. इसके और भी स्टेटमेंट्स आए थे. स्टेटमेंट्स का मेन रीज़न जो ये था, वो एक तो था डिले प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा जो रीज़न था वो था चाइना की प्रेजेंस. सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट नाउ. ईरान ने वापस रिक्वेस्ट किया है कि उसको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए इन डेवलपमेंट ऑफ दिस रेलवे लाइन. इंडिया के हेल्प चाहिए यहाँ पे. सो दिस इज चाहबार रेल प्रोजेक्ट. ईरान सीक्स हेल्प. अब हम आगे बढ़ें तो दिस इज ईरान, देन दिस इज बिहार, पोल्स, कोविड, CPW, मर्डॉच, दिस इज फॉक्स न्यूज़, ट्रंप, एंड दिस इज अबाउट चाइना. चाइना अक्टूबर एक्सपोर्ट सर्ज, इंपोर्ट्स राइज. एक्सपोर्ट्स कुड कम अंडर प्रेशर. यूरोप अगर री इम्पोज कर दे लॉकडाउन, सेकेंड कोविड-19 का जो वेव आ रहा है, यूरोप में लॉकडाउन होगा तो फिर से जो अभी हमने शुरू में डिबेट का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इससे क्या होगा, वापस ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, ये सब हैम्पर होंगे. तो अभी कॉशियस रहना है यहाँ पे. ये टफ टाइम्स है. सिमिलरली ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इसको भी आप ग्लोबलाइजेशन से लिंक कर सकते हैं.
वर्स्ट हिट हुआ है बाय द पैंडेमिक। लुक एट द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका। यूएई इतने रिफॉर्म्स क्यों कर रहा है? बिकॉज उसके पास रेवेन्यू ड्राई अप हो गए, पैसे नहीं आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी हिट वर्स्ट बाय पैंडेमिक। देन ये एक और न्यूज़ है, वियतनाम। डंपिंग बाय वियतनाम हिट्स इंडियन पेपर। पेपर इंडिया के वैसे भी मसाले काफ़ी फेमस है। डंपिंग बाय वियतनाम हिट्स इंडियन पेपर। ये क्या है? जो वियतनाम है, वियतनाम इधर एशियान में इधर है, बट एशियान से अगर कोई सामान हम बुला रहे हैं तो उस पर कुछ ड्यूटी लगेगा। जैसे 50% ड्यूटी है एशियान पे, 8% ड्यूटी है सार्क पे। तो एशियन कंट्रीज में वियतनाम क्या करता है, वो नेपाल के थ्रू आता है और नेपाल के थ्रू यहाँ पे आ जाती है चीज़ें, दिस पेपर। ड्यूटी कम लगा तो डंपिंग बोलते हैं इसे। इसके लिए एक मेजर होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो वियतनाम ने क्या किया, डायरेक्ट लाने के बजाय नेपाल के थ्रू रूट करके इंडिया में दिस पेपर को डंप कर दिया। इससे जो इंडियन पेपर वाले हैं, पेपर मतलब दिस पेपर मसाला, जो पेपर है दैट इसका प्राइस फॉल हो गया। जैसे पहले 694 पर केजी था, ये 350-400 पे आ गया, अब 322 पे आ गया। नेपाल, श्रीलंका। तो दिस इज द रीजन कि इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या बोला था, कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन करना जरूरी है। बिकॉज चाइना भी यही करता है। चाइना अगर डायरेक्ट सामान इंडिया ला रहा है तो उसको ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ेगा। चाइना क्या करता है, एशियान के थ्रू इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड्स का इंपोर्ट कराता है, तो वो ड्यूटी सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द थिंग, डंपिंग बाय वियतनाम हिट्स इंडियन पेपर। इसमें आता है दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी भी इंडिया लगा सकता है। फिलहाल के लिए ये केस अभी हाईलाइट हुआ है। ये रूट कर रहा है अपना प्रोडक्ट्स वाया नेपाल, वियतनाम। अब आज संडे है तो आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज चीयर अप। चीयर अप में एक स्टडी ऐसा फाइंड किया है कि जो एंथुजियास्टिक होते हैं, चीयरफुल होते हैं, उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है, साइकोलॉजिस्ट ने कहा। ये फैक्ट भी है। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। जितना खुश रहोगे ना उतने ही और मौके मिलते हैं खुश होने के। सो हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। ये स्वभाव हैप्पी रहना चाहिए, खुश मिजाज होना चाहिए। सो दिस इज हैप्पी। पॉजिटिव इफेक्ट होता है, मेमोरी लॉसेस भी नहीं होते हैं। दिस इज टेस्टिंग टेंटिकल्स। ये बात है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस के ऐसे टेस्ट टेंटिकल्स होते हैं। तो यहाँ सक्शन कप होता है सेल्स में और उसके थ्रू वो पता लगा लेता है कि ये प्रे है या फिर खुद की बॉडी है या वाटर है। तो टेंटिकल्स के थ्रू ये सेंसरी यहाँ पे पता लग रहा है ऑक्टोपस का, फिगर आउट करता है प्रे है, इट इज टचिंग, दिस इज ऑक्टोपस। देन जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज दिस डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन पोजेज अ ह्यूज चैलेंज। सी, चैलेंज नंबर 1 है वैक्सीनेशन डेवलप करना, उससे भी बड़ा चैलेंज है उस वैक्सीनेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। मोस्ट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो आरएनए वैक्सीन है। वैक्सीनेशन जो यूजुअली होती है ना, जैसे पोलियो की भी वैक्सीनेशन होती है, टेम्परेचर कम चाहिए इन्हें। ज़्यादा टेम्परेचर पे ये फिर ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, कोल्ड चेन। 70 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड चेन। अब इंडिया जैसे बड़े कंट्री में वैसे भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है कंट्री का, हम कैसे ये इंश्योर करेंगे? तो दिस इज डिलीवरी रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स। और एक और चीज़ है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्ली बेनिफिशियरी। सबसे पहले वैक्सीनेशन किसको प्रोवाइड करें? फ्रंटलाइन स्टाफ को, डॉक्टर्स को, एट्सेट्रा। लॉजिस्टिक्स एक बड़ा चैलेंज होगा। कॉस्ट, वैक्सीनेशन का कॉस्ट आएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने भी बोला था, इलेक्शंस टाइम जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अनाउंस किया फ्री वैक्सीनेशन देंगे, बट वेयर इज द कॉस्ट? कॉस्ट कहाँ से आएगी? इसका खर्चा कहाँ से आएगा? मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और एफिकेसी इज ऑल्सो वन थिंग। तो डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन पोजेज अ ह्यूज चैलेंज। ये जो न्यूज़ है, एक एंशियंट स्केलेटन मिला है जर्मनी, प्री हिस्टोरिक इरा का है। इससे ये पता चला स्केलेटन देख के कि वहाँ पे कुछ ग्रेन्स के पार्ट्स दिखे हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड ऑल सीवियरली इरोडेड टीथ इंडिकेट फाइबर रिच डाइट लेते थे, ग्रेन डाइट का वहाँ पे लेते थे। ये जो ऐसे हमें स्केलेटन मिलते हैं, रेलिक्स मिलते हैं, इससे हमें एक आइडिया लगता है कि उस टाइम पे ह्यूमंस कैसे थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था। समटाइम्स बैक हमें आईवीसी का एक न्यूज़ आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स, काऊ मिल्क एंड ऑल, आईवीसी। दिस इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, लेक क्या होता है? टेम्पररी वाटर स्टोरेज है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड लेक। ग्लेशियल लेक क्या होता है? जब ग्लेशियर्स क्या होते हैं? शीट ऑफ आइस होते हैं।
शीट ऑफ आइस जब ऐसे मूव करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और ऐसे मूवमेंट, अगर शीट ऑफ आइस ऐसे मूव करेगी तो ये एक डिस्टिंक्ट टोपोग्राफी बनाती है, डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स बनाती है। और वही ऐसी लेक्स होती है कि जैसे ऊपर से शीट ऑफ आइस निकल गया, बीच में ऐसे गड्ढा था और वहां पे पानी बचा रह गया, तो ये क्या बन गई, ग्लेशियर लेक बन गई। क्लास 11th की ज्योग्राफी है, इंडिया फिजिकल और ज्योग्राफी फंडामेंटल्स, दोनों बहुत अच्छी बुक्स है, जस्ट गो थ्रू देम वंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये जो लेक बनी ना, दैट इज कॉल्ड दिस ग्लेशियर लेक। आउटबर्स्ट क्या होता है, जब लेक ने पानी स्टोर किया है और कुछ बैंक्स टूट गए इसके, तो दैट इज कॉल्ड दिस आउटबर्स्ट। ये जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट गया लेक, लद्दाख में है। इसका आउटबर्स्ट हुआ था, वाटर स्पिल हुआ था। साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और क्लाइमेट चेंज एक मेजर रीजन बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, आइस थॉ होता है और इसके कारण ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है, इससे फ्लडिंग आती है। ये ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर एक्टिविटीज से बनती है ऐसे, दीज आर ऑल ग्लेशियर लेक्स। एक डिप्रेशन है, ग्लेशियर ऊपर से पास हो गया और यहाँ पे पानी बचा रह गया, दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक। और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ लेक है, टेक्टोनिक लेक होती है, सी साइड में कोस्टल डिपोजिशनल लेक्स होती है। ओके, तो दिस इज ग्लेशियर लेक। एक आर्टिफिशियल लेक भी होती है। डिप्रेशन जो है, ग्लेशियर का पानी यहाँ पे जमा कर दिया, तो ये ऐसे ग्लेशियर लेक बनती है। एक और टर्म आया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड मोराइन। मोराइन क्या होते हैं, ये डेब्री होता है, कचरा टाइप है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दीज आर मोराइन। ये डिपॉजिट हो सकते हैं अलग अलग एंगल्स में, जैसे मीडियल मोराइन है, लैटरल मोराइन है, टर्मिनल मोराइन है, तो ऐसे ये मोराइन है। ग्लेशियर्स बहते हैं ना, तो जो जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक पैटर्न में फिक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मोराइन। अक्यूमुलेशन होता है डर्ट एंड रॉक का ग्लेशियर सरफेस में, दीज आर मोराइन। अब मोराइन ऐसे बन गए हैं तो बीच में पानी स्टोर करके रखा है, अगर मोराइन ब्रेक हो गया तो यहाँ से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो जाएगा। तो दिस इज द वे इट हैपन्स। जरूरी क्या है, हम मॉनिटर करें, नजर रखनी चाहिए, पैरामीटर्स मेजर करें, दैट इज नेसेसरी। अब जो नेक्स्ट है, सो ये बात कर लिया हमने, दिस भी कर लिया, स्केलेटन लद्दाख। ये है सोक इन द सन, स्लीप अर्ली एंड टाइट टू अवॉइड मायोपिया। मायोपिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चश्मा, दिस चश्मा। बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पास की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें दिखना बंद हो जाता है, तो उसके लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है। यंग अचीवर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है ना, तो इससे आप देखना, आप थोड़े चिड़चिड़े ज़्यादा हो जाओगे, जल्दी आप टेम्पर लूज करोगे और ये साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करता है। तो दैट इज़ वाई बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड। ऑल्दो आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ये जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, ये दीज आर नॉट द वे। पेन, पेपर, रेगुलर कॉपी, किताब वाली जो पढ़ाई होती है, वो एनी डे 100 टाइम्स बेटर है ऐसे वीडियोस दिन भर सुनते रहने से। रिवीजन नहीं कर रहे ना, ये कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम है। दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज नॉट एजुकेशन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये रिटेंशन नहीं रहेगा एग्जाम टाइम पे। सोक इन द सन, स्लीप अर्ली एंड टाइट टू अवॉइड मायोपिया। सनलाइट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोपामाइन होता है, लाइट इज गुड, इमोशनल इंटेलिजेंट आती है, साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ती है, EQ इज ग्रेटर देन IQ, अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेनिफिट्स बहुत होते हैं। तो पूरे आर्टिकल में ये बात का है कि जो स्पेशली जो नया जनरेशन आ रहा है, वी हैव टू टेल देम, कोविड-19 भी है, बट गो आउटसाइड, फिजिकल एक्टिविटी करो, ब्राइट सनलाइट में जाओ, रेगुलर कॉपी किताब, दीज आर बेटर। ऑप्टिकल, अदरवाइज आईसाइट इज वन थिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, सो दिस इज द थिंग। प्लस ऑनलाइन जो दिखता है ना, वैसा होता नहीं है। ऑनलाइन हेट, ट्रोल, सो मेनी थिंग्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बर्ड ब्रेन्स कैन होल्ड अ लॉट, ये क्वेश्चन कॉर्नर है। ब्रेन जो बर्ड का होता है, जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, वो पता कैसे लगाती है कि हमें इस पैटर्न पे जाना है, ऐसे जाना है। बर्ड्स ब्रेन कैन होल्ड अ लॉट। ये नीट कोटा इन तमिलनाडु है। देखिए, एक गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा बेटर उनको चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तो फैसिलिटीज़ इन द सेंस पॉलिशिंग ज़्यादा हो जाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, थोड़ा माहौल मिलता है, तो अच्छा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, नए नए मैनर्स आएंगे, पॉलिश्ड ज़्यादा हो जाते हैं, वो प्रेजेंटेबल ज़्यादा हो जाते हैं।
गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो कई बार फिर कॉम्पीट भी नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, बेस्ट रिसोर्सेज, टीचर्स एंड ऑल। तो इस बात पे तमिलनाडु में नीट कोटा की बात थी, रिजर्वेशन ऑफ 7.5% सीट्स, मेडिकल एडमिशन, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट रन स्कूल। तो ये आर्टिकल है, नीट में ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें बेटर देना है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, नो, अप्रोच, दैट इज द रियल एजुकेशन, क्वालिटी। सो ये बात है नीट पे। ये रीथिंकिंग अमेरिकाज इलेक्टोरल सिस्टम है। ये जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है, अभी हमने देखा इलेक्टोरल कॉलेज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक इलेक्टोरल सिस्टम से हमने अपने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, फिर वो हमारे लिए डिसीजन लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अमेरिका में भी अगर आपको मैप याद है, कुछ दिन पहले अभी हमने देखा था कि जैसे ये कोस्टल एरिया है पैसिफिक का या फिर अटलांटिक का या फिर ये लेक वाला रीजन, ये सारे डेमोक्रेट्स हो गए, बाकी सारे रिपब्लिकन हो गए। कुछ एक स्टेट्स हैं, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, ये स्विंग स्टेट्स हो गए। मतलब ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और यही स्टेट डिसाइड कर रहे हैं कि अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इनका पैटर्न फिक्स्ड है, इनका पैटर्न फिक्स्ड है, बट दीज 10% पीपल आर ओनली डिसाइडिंग कि व्हाट वुड बी द फेट ऑफ यूएसए, हु वुड बी द प्रेसिडेंट। तो क्या ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ? नहीं हुआ। तो इस पूरे आर्टिकल में काफ़ी डिटेल में ये बात कहा है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें रीवर्क करने की क्यों इतनी ज़रूरत है, व्हाट वी शुड डू। हमें यूएस इलेक्शन में इतना ज़्यादा डिवेल्व नहीं करना है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ये अभी 4 साल बाद फिर सेम यही डिस्कशन होगा 2024 में, इस बीच डिस्कशन नहीं होगा। व्हाट वी शुड नो इज़ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। इलेक्टोरल कॉलेज इंडिया में भी ऐसा होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं वो चुनाव जीत जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो ये भी पॉसिबल है 18%, 15% में वो चुनाव जीत गया। 100 में से केवल 15 लोगों ने वोट दिया उस पर्सन को, बट वो वोट जीत गया। वाई? बिकॉज इलेक्टोरल सिस्टम ऐसे ही डिजाइन है हमारे यहाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट। तो रीथिंकिंग अमेरिकाज इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल कॉलेज, कैविट क्या है, देन विनर्स टेक्स ऑल हो जाता है। देन कुछ स्टेट्स हैं, अब अमेरिका में ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कुछ स्टेट्स हैं उनका थोड़ा डिफरेंट पैटर्न भी है। ओके, तो द थिंग इज ये कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, यही डिसाइड कर रहे हैं, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, हैम्पशायर, दे आर ओनली डिसाइडिंग कि किस डायरेक्शन में इलेक्शंस मूव हो रहे हैं। तो विच इज नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेमोक्रेसी। इंटरफेथ मैरिज कन्वर्जन एंड द लॉ, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है अभी, इंटरफेथ मैरिज कन्वर्जन एंड द लॉ। सी, इंडिया में जो राइट टू मैरिज है वो है फंडामेंटल राइट। आप जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, राइट टू दिस, आपको राइट टू लाइफ दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है ये। 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये लॉ करता है कि फैसिलिटेट करता है मैरिज ऑफ कपल्स प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ एंड प्रेफरिंग अ सिविल वेडिंग। अब फेथ अलग है और वो सिविल वेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक्ट है 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट। बट इस एक्ट में क्या लिखा है कि सिविल वेडिंग करने से पहले एक पब्लिक नोटिस निकालना पड़ेगा, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस बात पे फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क आए हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आप पब्लिक नोटिस निकाला है, 30 डेज का टाइम दिया है, इससे कई बार जो सेफ्टी है, प्राइवेसी है कपल का, वो फिर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इस नए टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हो रहा है अभी इस एक्ट पे, वो ये हो रहा है, चैलेंज ये किया गया है कि दे वॉयलेट द प्राइवेसी ऑफ द कपल, देयर डिग्निटी एंड राइट टू मैरी। अब ऐसा नहीं होता ना, सिविल वेडिंग नहीं होता तो फिर क्या होता है, कन्वर्जन होता है, फेथ कन्वर्जन होता है, बट वो फिर ये चीज़ मिसिंग आउट होती है वहाँ पे। द पॉइंट इज कि ये जो एक्ट है सिविल वेडिंग प्रेफर का है, इसमें ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं प्राइवेसी के, डिग्निटी एंड राइट टू मैरी का, दे शुड बी एड्रेस्ड। ये पूरा इस आर्टिकल में बात है। लॉज, सो दिस इज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इंटरफेथ मैरिज कन्वर्जन एंड द लॉ। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस पेरिस एक्ट। पेरिस एक्ट, पेरिस अकॉर्ड, 15-16 का टाइम है। उस टाइम पे मेंस के टाइम पे मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया,
एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लिया सारी चीज़ें। क्वेश्चन पेपर में जब लिखने को आया तो मेरे को मुश्किल से 5-7 मिनट लिखे मिले आंसर लिखने के लिए, इतना ही मिलता है रियल टाइम पे, 5-7 मिनट्स लिखे। और मैं केवल ये बेसिक बेसिक चीज़ें ही लिख पाया था, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख पाया था। आंसर अच्छे हुए, 400 प्लस इन जीएस, पेरिस अकॉर्ड। दैट इज़ वाई मैं हमेशा ये बोलता हूँ, पढ़ना वो चाहिए जो एक्चुअल में लिख पाओ। बहुत सारा हम पढ़ लेते हैं, टाइम एनर्जी लगा देते हैं, बट उसका यूटिलिटी नहीं होता है। समझ इज़ गुड, बट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप। पेरिस अकॉर्ड, अब ये पेरिस अकॉर्ड है 2016। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरी नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। द होल आइडिया इज जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करना है, एमिशन इनका। ग्लोबल टेम्परेचर को है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल इसके अंदर ही रखना है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होना चाहिए। 187 पार्टीज हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, इतना इन्होंने साइन किया है। बट द पॉइंट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूएसए उसने पुल आउट कर लिया। यूएसए ने पुल आउट किया मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए, यहाँ पे पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा पेरिस अकॉर्ड ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब बाइडेन आए, बाइडेन ने कहा है कि वो फिर से रिव्यू करेंगे पेरिस अकॉर्ड को। कंट्रीज ओपन हुई लॉकडाउन के बाद, एमिशन बिगन हुआ, टेम्पररी फॉल, टर्निंग द फोकस बैक ऑन लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। इस पे हमें यहाँ पे काम करना है। ओके, जो हमने सिविल सर्विसेज मेंस का, आई हैव सिलेबस का एक वीडियो बनाया है, हैव अ लुक एट दैट वीडियो। रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सी एज अ स्टूडेंट मैंने भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम से पढ़ा है, कोचिंग सब एवरीथिंग। व्हाट आई रियलाइज इज, जो पढ़ाया जाता है और जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत बड़ा गैप है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, पेरिस अकॉर्ड। देन दिस इज प्रिपेयर अ नोट ऑन पेरिस अकॉर्ड। इस समझौते पे एक नोट तैयार करिए। ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा जी, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट साहब इन्हें ओथ दिला रहे हैं, सीआईसी। ये वाई द थ्रेट टू द गंगाज बायोडाइवर्सिटी इज रियल। गंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है। ये एक्सप्लेन में अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे थ्रेट आ रहा है, तो ये आया है कि फ्रेश वाटर फिश, एम्फीबियन, वाटर बर्ड्स, यहाँ पे काफी लॉसेज हुए हैं गैंगेटिक प्लेन पे, बायोडाइवर्सिटी। देन दिस इज रेस अगेंस्ट द क्लॉक टू कीप द प्लैनेट कूल। अब सी ऐसे लिख रहे हैं और आपने ये वाली सब हेडिंग लिख दिया इस लैंग्वेज में, कितना अच्छा लगेगा वो। अ रेस अगेंस्ट द क्लॉक टू कीप द प्लैनेट कूल, वर्क ऑन लैंग्वेज, पेरिस अकॉर्ड। दिस इज बिहार, अफगानिस्तान, एंड दिस इज स्पोर्ट्स, आईपीएल। ये इंडियन एक्सप्रेस है। फाइनली, डेमोक्रेसी बीट्स डीप इन हार्ट ऑफ अमेरिका। जो अगेन जो न्यूज़पेपर मीडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है डेमोक्रेट्स का यहाँ पे फाइनली। देन एक्सेप्ट मडी द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे होगा ये भी अभी देखना है। अभी बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी आने वाले हैं, दैट इज वाई अभी इसको बस जस्ट वेट एंड वॉच, कीप ऑब्जर्विंग। देन दिस इज द सिटी, ईडब्ल्यूएससी। स्टूडेंट कैसे लिख रहा है, पेन पेपर में बेस्ट। आपके पास स्क्रीन भी है बट कॉपी किताब में लिखने की आदत डालिए, ये आपको हेल्प करेगा बहुत। आउटर रिंग रोड। देन दिस इज इंटरनेशनल लोकल्स, प्रेसिडेंट साहब ओथ दिला रहे हैं इन्हें। देन दिस इज नेटवर्क, ये है PSLV C49 श्री हरिकोटा। देन एक्सप्रेस नेटवर्क है ये। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, पेडी स्टबल बर्निंग, 4 year रिकॉर्ड इन पंजाब, ब्रेक्स 4 year रिकॉर्ड इन पंजाब, नॉट गुड। हाई बायोडाइवर्सिटी इन 49% ऑफ गंगा मेन रिवर, सर्वे साइट्स गुड साइन। हाई बायोडाइवर्सिटी, डॉल्फिन्स मिला, सीबोल्स वाटर स्नेक मिला, घड़ियाल मिला, ये स्पीशीज रिटर्निंग टू द मेन स्टेम, WII की ये फाइंडिंग है, विच इज़ अ गुड थिंग। देन इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़रूरी है, ट्राई सर्विसेज का, एयरफोर्स के चीफ ने कहा यहाँ पे, एयरफोर्स चीफ। देन दिस इज UAE ने अनाउंस किया है ओवरहॉल पर्सनल फ्रीडम। बेसिकली वो वेस्टर्नाइज्ड करना चाह रहा है, डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट एंड बिजनेस, डेमोग्राफी चेंज हो रही है यहाँ पे। देन दिस इज आइडिया पेज, द वर्ड न्यूज। दिस इज चाइना नंबर 1 चैलेंज है USA के लिए, इंडिया के लिए भी चाइना इज द बिगेस्ट चैलेंज। बाइडन टाइम स्टार्ट्स, मार्केट मोड। ये PLI स्कीम है, इसको कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, मैं इसका अभी PDF बना के भी अभी सेंड कर दूंगा।
समराइज बहुत अच्छे से किया है इसको PLI स्कीम को, हैव अ लुक। प्रायोरिटी दिस जो है हमारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इसको एक्सपैंड करने की भी बात है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। देन आई वेयर बिलोंग द इनसाइडर्स व्यू, NK सिंह साहब, एनेक्डोटल अकाउंट, इसमें अभी 15th फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट आ रही है। देन दिस इज स्पोर्ट्स। अब ये म्यांमार है, म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, बिकॉज ये गेटवे टू हमारा दिस एशियान है ईस्ट के लिए। म्यांमार में 3 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है ये चिंदविन, दिस इज चिंदविन रिवर। दूसरी रिवर है ये है यहाँ पे साल्वीन, और एक है ये इरावदी साल्विन, ये सब जा रही है गल्फ ऑफ मर्तबान में, वाटर ड्रेन कर रही है। गल्फ ऑफ मर्तबान यहाँ पर है, और ये है बे ऑफ बंगाल। सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट है, चाइना, फिर ये बांग्लादेश चित्तगोंग आ जाएगा। तो दिस इज सितवे, बे ऑफ बंगाल। देन ये है अर्कन योमा ही फिर बाद में अंडमान एंड निकोबार एक्सटेंशन होगा। अर्कन योमा, इरावदी की डॉल्फिन्स भी हैं। देन पेगु योमा यहाँ पर है, सितांग, मैंडले जेल, ये शान प्लेटू है, प्लेटू मतलब इस टाइप से हाइट है, प्लेटू, शान प्लेटू। एंड दिस इज चिंदविन रिवर का सोर्स कहाँ पर है, ओरिजिन, यू वुड बी सरप्राइज, चिंदविन, सेल्विन, ये है। देन गल्फ ऑफ मर्तबान, जो म्यांमार है ना, ये नीचे तक आ रहा है ऐसे, सी यहाँ तक म्यांमार आ रहा है। दिस इज माउथ ऑफ इरावदी, ओके। एंड दिस इज अंडमान एंड निकोबार, तो नियरेस्ट कंट्री कौन सी होती है, म्यांमार होती है, ओके। सो दिस इज म्यांमार। ये है गंगा बायोडाइवर्सिटी, पेरिस अकॉर्ड, इंटरफेथ मैरिज, दिस इज अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, कोविड-19 वैक्सीनेशन, चाइना, चाहबहार रेल प्रोजेक्ट, ईरान फिर से इंडिया की हेल्प मांग रहा है, दिस चाहबहार रेल प्रोजेक्ट, रेलवे दिस डेवलपमेंट, UAE एंड इनोवेट ऑन मास स्केल, दीज आर वेरी गुड लाइन्स, नोटेड डाउन, बहुत अच्छी लाइन्स हैं ये। देन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, वर्ली, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ISRO, ये सारे पॉइंट्स में अब आगे इंडिया US रिलेशन एंड US का टेक ऑन दीज पॉइंट्स वी वुड सी। So this is 8th of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.